लहलहाती फसलों से धरती, हर चेहरे पर है मुस्कान, खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। क्या हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिडिल ईस्ट में मची तबाही के कारण पैदा हुई संकट को लेकर संसद में जवाब दिया। आखिर क्यों तमाम रैलियों में विपक्ष की बुराई करने के बाद आज संसद में उनको विपक्ष से सहयोग मांगना पड़ गया। एक तरफ जहां मिडिल ईस्ट में तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है, वहीं भारत में हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से फैला LPG संकट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। गोदी मीडिया रोज सुबह उठकर चिल्ला रहा है कि देखो मोदी हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज निकाल लाए, लेकिन ग्राउंड पर हालात ठीक होते नहीं दिख रहे हैं। इसी बीच विपक्ष ने मोदी को संसद में घेरते हुए उनके मंत्रियों से 1000 सवाल पूछे, जिसके बाद आज मोदी को संसद में मजबूरन आकर जवाब देना ही पड़ा। तो आखिर इस पूरे संकट को लेकर मोदी ने संसद में क्या कुछ कहा, किस पर बात की और किस पर बात करने से बचते नजर आए, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। पिछले कुछ दिनों से पूरी सरकार और बीजेपी विपक्ष पर यह आरोप लगा रही थी कि वो LPG सिलेंडर को लेकर पैनिक फैला रहा है। मोदी खुद हर रैली में ये कहते फिर रहे थे कि कहीं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज जब वो सदन में आए तो उनके सुर पूरी तरह बदल गए। पहले तो वो शांत बैठे रहे और किसी के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। फिर जब बहुत दबाव बना तो उन्होंने संसद में विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया और खुद अपने मुंह से ये कबूल किया कि ये संकट वाकई भारत पर अपना असर डाल रहा है। यही नहीं, उन्होंने विपक्ष से सहयोग की उम्मीद भी कर डाली। उन्होंने संसद में बोलते हुए क्या कुछ कहा है, सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी, भारत में बड़ी मात्रा में कच्चा तेल, गैस और फर्टिलाइजर जैसी अनेक जरूरी चीजें हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते से आती हैं। युद्ध के बाद से ही हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों का आना जाना बहुत चुनौतीपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके हमारी सरकार का ये प्रयास रहा है कि पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई बहुत ज्यादा प्रभावित न हो, देश के सामान्य परिवारों को परेशानी भी कम से कम हो, इस पर हमारा फोकस रहा है। हम सभी जानते हैं देश अपनी जरूरत की 60% LPG आयात करता है। इसकी सप्लाई में अनिश्चितता के कारण सरकार ने LPG के डोमेस्टिक उपयोग को प्राथमिकता दी है। साथ ही LPG के देश में ही उत्पादन को भी बढ़ाया जा रहा है। पेट्रोल, डीजल की सप्लाई पूरे देश में सुचारू रूप से होती रहे, इस पर भी लगातार काम किया गया है। अध्यक्ष जी, आज की इन परिस्थितियों में एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर बीते एक दशक में उठाए गए कदम और भी प्रासंगिक हो गए हैं। भारत ने बीते 11 वर्षों में अपनी एनर्जी इंपोर्ट का डाइवर्सिफिकेशन किया है। पहले क्रूड ऑयल, LNG, LPG ऐसी एनर्जी जरूरतों के लिए 27 देशों से इंपोर्ट किया जाता था। वहीं आज भारत 41 देशों से एनर्जी इंपोर्ट करता है। अध्यक्ष जी, बीते दशक में भारत ने संकट के ऐसे ही समय के लिए कच्चे तेल के भंडारण को भी प्राथमिकता दी है। आदरणीय अध्यक्ष जी, जहां तक डिप्लोमेसी की बात है, भारत की भूमिका स्पष्ट है। शुरुआत से ही हमने इस संघर्ष को लेकर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की है। मैंने स्वयं भी पश्चिम एशिया के सभी संबंधित नेताओं से बातचीत की है।
मैंने सभी से तनाव को कम करने और इस संघर्ष को खत्म करने का आग्रह किया है। भारत ने नागरिकों, एनर्जी और ट्रांसपोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का विरोध किया है। कमर्शियल जहाजों पर हमला और हॉर्मुज स्ट्रेट जैसे अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग में रुकावट अस्वीकार्य है। भारत डिप्लोमेसी के जरिए युद्ध के इस माहौल में भी भारतीय जहाजों के सुरक्षित आवागमन के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, भारत हमेशा से ही मानवता के हित में और शांति के पक्ष में अपनी आवाज उठाता रहा है। मैं फिर कहूंगा कि बातचीत और कूटनीति ही इस समस्या का समाधान है। हमारे हर प्रयास तनाव को कम करने, इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए है। इस युद्ध में किसी के भी जीवन पर संकट मानवता के हित में नहीं है। इसलिए भारत का प्रयास सभी पक्षों को जल्द से जल्द शांतिपूर्ण समाधान के लिए प्रोत्साहित करने का है। अध्यक्ष जी, जब ऐसे संकट आते हैं तो कुछ तत्व इसका गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करते हैं। इसलिए कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने वाली सभी एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया है। कोस्टल सिक्योरिटी हो, बॉर्डर सिक्योरिटी हो, साइबर सिक्योरिटी हो, स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशंस हो, सबकी सुरक्षा को और मजबूत किया जा रहा है। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। तो पीएम मोदी ने संसद में इस बात को माना कि ईरान अमेरिका की लड़ाई की वजह से खाड़ी देशों में जो तनाव और टकराव की स्थिति बनी हुई है, उससे भारत के सामने भी बड़ी चुनौतियां खड़ी हो गई है। उन्होंने विपक्ष से भी एक तरह से सहयोग मांगा और कहा कि सदन से एकजुट होकर शांति का संदेश जाना चाहिए, ताकि दुनिया को ये स्पष्ट हो कि भारत शांति चाहता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पीएम मोदी ने आज संसद में एकजुटता की जो बात की, क्या इससे पहले प्रधानमंत्री को इस मुद्दे पर राजनीति करनी चाहिए थी? जब भी दुनिया में कोई बड़ा घटनाक्रम होता है और सदन सत्र चल रहा हो, तो देश के प्रधानमंत्री सबसे पहले सदन में आकर अपनी बात रखते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर पीएम मोदी ने संसद के बजाय चुनावी रैलियों को चुना और कई राज्यों में विपक्ष पर आरोप लगाया कि वो युद्ध जैसे संकट के बीच भी राजनीति कर रहा है। आज वही प्रधानमंत्री मोदी संसद में कह रहे हैं कि सदन में एकजुटता होनी चाहिए। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये संदेश अब भी बरकरार रहेगा, खासकर तब जब बंगाल, असम समेत 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। क्या पीएम मोदी चुनावी रैलियों में भाषण देते समय भी इस मुद्दे का और इस बात का ध्यान रखेंगे, उनको याद रहेगी ये बातें? और क्या वो विपक्ष पर आरोप लगाने से बचेंगे कि विपक्ष अफवाह फैला रहा है? क्या चुनावी राजनीति को अलग रखकर पीएम मोदी इस मामले में बड़ा दिल दिखा पाएंगे? इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपकी जो भी राय हो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। देखते रहिए 4 PM। नमस्कार।